हाँ जी दोस्तों हमने पिछले कल एक वीडियो बनाई थी अपील के ऊपर। अपील क्या होती है, अपील का मतलब क्या है, कौन अपील कर सकता है, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था। और उसी में ही मैंने आपको बताया था कि राइट टू अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक कमेंट किया था कि सर प्लीज़ आप थोड़ा बताएं कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट में क्या डिफरेंस है। तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं और स्टैट्यूटरी राइट क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट की या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की या स्टैट्यूटरी राइट की, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ा लॉ है, सबसे ऊंचा लॉ है जिसे फंडामेंटल लॉ कहा जाता है, जिसको सभी लॉ का फादर माना जाता है, फादर ऑफ एवरी लॉ उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो एक सुप्रीम लॉ है, बाकी जितने भी लॉ हैं वो उसके अंडर आते हैं। जितने भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ को देखते हुए बनाती है, इस लॉ के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बन सकता। जितने भी लॉ हैं वो इसके अंडर ही बनेंगे, इसको देखते हुए बनेंगे। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अगेंस्ट बन गया है तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट वाइड जीरो घोषित कर सकता है। तो अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का सिंपल सा मतलब है जितने भी राइट्स, जितने भी अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। बाबा भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा भीमराव अंबेडकर। इसे बनाने में काफी लंबा टाइम लगा। और जितने भी राइट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर डाले गए, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, राइट टू बेल हो, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो, राइट टू रिलीजन हो, राइट टू लाइफ हो, जितने भी राइट कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टैट्यूटरी राइट की, तो स्टैट्यूटरी राइट का मतलब होता है ऐसे राइट जो कि किसी स्टैच्यू में दिए गए हैं, किसी रिटर्न लॉ में दिए गए हैं। जो रिटर्न लॉ पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट काफ़ी रिटर्न लॉ बनाती है, काफ़ी लॉ पास करती है, जैसे CPC, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जितने भी लॉ पार्लियामेंट पास करती है उन लॉ में जो राइट दिए हुए होते हैं, उस स्टैच्यू में जो राइट दिए होते हैं उनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी राइट। तो मतलब ये हुआ कि स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या है, ऐसे अधिकार जो कि किसी स्टैच्यू में दिए गए हों, जैसे IPC हो गया, इंडियन पिनल कोड, CRPC हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे CPC हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। देखो जो स्टैट्यूटरी राइट है ना वो सिविल भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी राइट तो सिविल लॉ में भी आ सकता है, क्रिमिनल लॉ में भी, जैसे IPC क्रिमिनल लॉ है, CRPC क्रिमिनल लॉ है, CPC सिविल लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ है। तो जो राइट इन एक्ट के अंदर, इन स्टैच्यू के अंदर दिए होते हैं वो होते हैं स्टैट्यूटरी राइट। अब देखो अगर मैं बात करूं पिछले का राइट टू अपील की, तो राइट टू अपील मैंने कहा स्टैट्यूटरी राइट है, क्योंकि राइट टू अपील CRPC और CPC में दिया गया है। वो केवल और केवल स्टैट्यूटरी राइट है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आज 448 आर्टिकल हो रखे हैं, जितने भी आर्टिकल हैं उसमें कहीं भी राइट टू अपील नहीं दिया गया है। इसलिए राइट टू अपील के भी केवल स्टैट्यूटरी राइट है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ CRPC की, इसके अंदर कुछ राइट मिले अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड पर्सन को। जैसे अगर कोई व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो ये पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वो पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जब से अरेस्ट किया है उससे 24 घंटे के अंदर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करे।
ये सीआरपीसी के अंडर राइट दिया गया है, अर्थात ये स्टैट्यूटरी राइट है। वैसे ही राइट टू बेल, कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट किया जा रहा है उसको राइट टू बेल है, सीआरपीसी के अंडर दिया गया है, स्टैट्यूटरी राइट है। वैसे ही राइट टू कंसल्ट विद एडवोकेट, कि कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको राइट है वो अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सके, ये सीआरपीसी में दिया गया है राइट, ये स्टैट्यूटरी राइट है। एक राइट जो स्टैट्यूटरी राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो सकता है अगर वो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर बात की जाए किसी एक्यूज पर्सन की, अगर एक्यूज पर्सन को राइट दिया, अरेस्ट करती है पुलिस, इफ एनी पुलिस अरेस्ट एनी एक्यूज्ड देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू प्रोड्यूस दैट एक्यूज पर्सन बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। ये सीआरपीसी के अंदर दिया गया है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया आर्टिकल 22 के अंदर। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी पास वाले मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये स्टैट्यूटरी राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और स्टैच्यू में दिया गया है। वैसे ही राइट टू बेल स्टैट्यूटरी राइट भी है। स्टैट्यूटरी राइट कैसी है? राइट टू बेल सीआरपीसी में 437, 438, 439 सेक्शन में दिए गए हैं। वैसे ही राइट टू बेल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर इम्प्लाइडली दिया गया है राइट टू बेल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। वैसे राइट टू कंसल्ट विद द एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस, कोई व्यक्ति उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको राइट है वो अपने किसी भी वकील से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है। ये सीआरपीसी के अंदर दिया गया है तो स्टैट्यूटरी राइट है, प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया है। मतलब ये हुआ जो जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाएंगे, और जो जो राइट किसी स्टैट्यू में दिए गए हैं, किसी रिटन लॉ में दिए गए हैं, एक्ट के अंदर दिए गए हैं, वो स्टैट्यूटरी राइट कहलाएंगे। और कुछ राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी राइट भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ राइट केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही हो सकती हैं पर स्टैट्यूटरी राइट नहीं भी हो सकते, और कुछ राइट केवल स्टैट्यूटरी राइट हो सकते हैं पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं भी हो सकते, जैसे राइट टू अपील हो गया। अब देखो फंडामेंटल राइट क्या है फिर। अब फंडामेंटल राइट क्या है, तो अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट की तो मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल राइट का सिंपल सा मतलब है जितने भी राइट्स, जितने भी अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, जितने भी अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 आता है, अर्थात जितने भी राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं वो सारे के सारे राइट फंडामेंटल राइट कहलाएंगे। पार्ट 3 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, अर्थात फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, पर ये फंडामेंटल राइट स्पेसिफिक राइट है जो पार्ट 3 में दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कितने प्रकार के राइट्स दिए गए हैं सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 12 से 35 के भी जो राइट है वो आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट ऑफ अक्यूज्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट। अगर बात की जाए पार्ट 3 की तो 1978 के पहले एक 7वां राइट भी आता था फंडामेंटल राइट में, इसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। आज प्रेजेंट टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 1978 में। तो हुआ क्या, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल दिया गया और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। मतलब हुआ क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकालकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। आज के टाइम पे
राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज ये राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 में कहीं देखने को नहीं मिलता, अर्थात आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कहीं देखने को नहीं मिलता। आज राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ देखने को मिल रहा है? आर्टिकल 300A में, अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। इसको लीगल राइट भी बोल सकते हैं पर फंडामेंटल राइट नहीं बना हुआ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर फंडामेंटल राइट का फायदा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का फायदा क्या है, स्टैट्यूटरी राइट का फायदा क्या है? तो आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि राइट चाहे कोई भी हो, राइट का हमेशा फायदा ही होता है, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो, चाहे वो फंडामेंटल, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। लेकिन अगर मैं तीनों राइट्स की बात करूं तो इसमें तीनों राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा भरोसेमंद जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। फंडामेंटल राइट ऐसे राइट्स हैं कि इनको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती, स्टेट भी वायलेट नहीं कर सकती, कोई इंडिविजुअल वायलेट नहीं कर सकता। मेरा कोई फंडामेंटल राइट है तो मेरे फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट के अलावा जो राइट हुए, राइट टू प्रॉपर्टी है या फिर स्टैट्यूटरी राइट अर्थात जो स्टैच्यू में दिए गए हैं, उनको गवर्नमेंट कई बार वायलेट भी कर देती है, लोगों से छीन भी सकती है और लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट होते हैं, इनको कोई भी नहीं छीन सकता, कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, कोई छीनने की कोशिश करता है, तो आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, रिट फाइल करोगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे जाओगे? किस लॉ के अंडर जाओगे? अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे और अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नेचर के हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को एनफोर्स करवाने पड़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। वैसे ही आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हो। फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट होता है आपका, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट किस लॉ के तहत जाओगे, किस लॉ के अंदर जाओगे, तो वो लॉ है आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो और रिट फाइल कर सकते हो और अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करवा सकते हो। अर्थात फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल नेचर के होते हैं, इनको कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, कोई इंडिविजुअल नहीं छीन सकता। लेकिन जो बाकी के राइट हैं, स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आ रहे हैं, पर ये स्पेसिफिक है पार्ट 3 में दिए हुए, इनको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों साथ ही साथ, कि अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन होता है, जैसे पिछले कल मैंने कहा था राइट टू अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है, किसी स्टैच्यू में दिया गया है, किसी लॉ में दिया गया है, वो लीगल राइट है। अगर उसका वायलेशन होता है, कोई आपके स्टैट्यूटरी राइट को वायलेट कर रहा है, तब भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यह राइट टू प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300A में दिया गया है, तो आप इसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर आप सुप्रीम कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट आप कभी नहीं जा सकते, आपको फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 226 और अपने आप इन राइट की प्रोटेक्शन कर सकते हो। पर ये राइट जो है बड़े कम प्रोटेक्ट होते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट नहीं होंगे। हाई कोर्ट देखेगा कि इन राइट्स का वायलेशन किया किसने है। अगर गवर्नमेंट ने किया है, अगर किसी गवर्नमेंट ने किया स्टेट की, तो उसके वायलेशन करने के पीछे क्या मंशा थी, क्यों किया गया। और हाई कोर्ट हमेशा देखता है कि देश का विकास हो रहा है राइट का वायलेट करके, नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमेशा ये एनफोर्स नहीं हो सकते, पर ये तो एनफोर्स होते ही होते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राइट टू अपील का पिछले कल बात कर रहे थे हम लोग। अब राइट टू अपील में मैंने कहा वो स्टैट्यूटरी राइट है,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं, वो फंडामेंटल राइट वो है नहीं। अगर राइट टू अपील का वायलेशन कर दे गवर्नमेंट क्या करे, लॉ बनाए, उस लॉ में या अपील डिसमिस हो जाए, कोई अपील करी व्यक्ति ने, अपील डिसमिस होगी, आगे कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी, कोर्ट ने खुद ही डिसमिस कर दी, तो अब बंदे का राइट तो वायलेट हुआ, राइट टू अपील वायलेट हो गया, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो हाई कोर्ट में जाके बोल सकता है मेरा राइट वायलेट हुआ है, पर फिर भी हाई कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसको राइट देगी या नहीं देगी। अगर वो फंडामेंटल राइट होता तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता था, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता ही करता है। वैसे ही अगर मान लो अगर कोई भी लॉ बना है, उस लॉ के अंदर जो पार्लियामेंट है वो किसी का स्टैट्यूटरी राइट वायलेट कर रही है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उसके अंदर लिख दिया कि जो भी लिखा मतलब उसके अंदर स्टैट्यूटरी राइट वायलेट हो गया, राइट टू अपील ही वायलेट कर दिया, तो व्यक्ति का राइट वायलेट भी हो सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है सिंपल कि जो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्सेबल नेचर के होते हैं। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिए गए हैं और एक पार्ट 3 में दिए गए हैं, तो पार्ट 3 में जो भी राइट आएंगे वो फंडामेंटल राइट कहलाएंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए होते हैं, और पार्ट 3 वाले राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही माने जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो और भी होंगे जो पार्ट 3 के अलावा आएंगे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बताया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है अब। अर्थात आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाने का कारण यही था कि जब भी गवर्नमेंट क्या थी, लॉ बनाती थी, किसी लॉ के अंदर वो लोगों की ज़मीनें अपने पास करने की कोशिश करती थी। कोई लॉ बना दिया और बोल दिया हमने हाईवे बनाना है, हमें लोगों की ज़मीनों की ज़रूरत है और गवर्नमेंट लोगों की ज़मीनें ले सकती है, तो लोग क्या करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुँच जाते थे। अंडर आर्टिकल 32 पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां जाके बोलेंगे कि सर हमारा तो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, हमें पार्ट 3 में दिया गया है, और फंडामेंटल राइट तो कभी वायलेट हो ही नहीं सकता, ये तो एनफोर्सेबल नेचर के होते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाओ, और जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है जिसके अंडर वो हमारी ज़मीनें हड़प रही है, ज़मीनें ले रही है, उसको कैंसिल करवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता था, और गवर्नमेंट बहुत बार केस हारती थी और गवर्नमेंट जो थी वो कुछ नहीं कर पाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात करी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया। अर्थात पार्ट 3 में कहीं फंडामेंटल राइट लिखा हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ था, उसको वहाँ से काटा, कैंसिल किया और आर्टिकल 300A में डाल दिया और लीगल राइट बना दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अब गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी और उस लॉ के जरिए लोगों की ज़मीनें भी ले सकती थी उनको कंपनसेशन दे के। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने का मौका मिल गया, हाईवे बनाने हो, लोगों की ज़मीनें लेनी हो, गवर्नमेंट कर सकती थी। तो अगर लोग जाते भी थे हाई कोर्ट में अपने राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हाई कोर्ट भी गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन सुना देता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया है कि फंडामेंटल राइट क्या है, स्टैट्यूटरी राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन को जरूर आप मेरे क्वेश्चन को टाइप करें कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।